मैं उमर अब्दुल्ला से कहता हूं इस्तीफा दे दो, मान जाऊंगा तेरे को। वक्त आएगा हमारे बुजुर्गों को कब्रों में से निकाला जाएगा। स्पीकर बीजेपी वालों का नहीं है, स्पीकर पीडीपी वालों का नहीं है, स्पीकर भी उन्हीं का, एमएलए भी उन्हीं के। जम्मू कश्मीर के साथ या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किसी ने इस्तेमाल किया है वो है पीडीपी और वो है हिंदुस्तान की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अगर कुर्बानियां किसी ने दी है वो मुसलमानों ने। हिंदुस्तान की किस श्राइन बोर्ड में कोई मुस्लिम है? वो ड्रामा पिछले 75 साल से एनसी कर रही है, ये आज पहली बार नहीं है ये जो ड्रामा हो रहा है। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर वक्फ तरमीम बिल जो है वो पास हो चुकी है और बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान के सदर ने भी उस पर दस्तखत की है और कानून नाफिज हो चुका है। आपको बता दूं कि हर तरफ जो है अपोजिशन लीडर यही कह रहे हैं कि जनाब ये वक्फ तरमीम बिल जो है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए JKADP के स्टेट प्रेसिडेंट राकिबुल रशीद साहब। राकिब साहब, सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल कि जिस तरीके से इस वक्त वक्फ तरमीम बिल के हवाले से अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन, वही जम्मू कश्मीर असम्बली के अंदर हंगामा उठा, क्या कहेंगे इसके बीच? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा जो ये बिल पास हुई है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में पास हुई है और बीजेपी का एजेंडा जो है वो अपने एजेंडा पे तो चल ही रही है, लेकिन बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कभी कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानियाँ किसी ने दी है वो मुसलमानों ने दी है। वो वही नवाब था उस्मान, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद जिसने 500 टन सोना हिंदुस्तान को वक्फ किया। इसी तरह से हमारे बुजुर्गों ने अपनी ज़मीनें मुसलमानों के नाम वक़्फ़ की है, जिसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसका देखभाल करने के लिए यहाँ पर वक्फ बोर्ड बनाया गया था। तो तब वो जो ज़मीनें दी गई हुई है उसके कोई कागजात नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए, अगर हम यूपी को ही देख ले, 9 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। इस टाइम ये कह रहे हैं कि वक्फ ख्याल नहीं कर रहा है या वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का ख्याल नहीं किया, तो उसके ऊपर कानून नाफिज होना चाहिए था कि इसको कैसे हम स्ट्रीमलाइन में लाए। क्या आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में कितने मंदिर है, चाहे साईं बाबा का है, चाहे माता वैष्णो देवी श्राइन है या बाकी मंदिर है, जो उनके जैसे हमारा औकाफ है इसी तरह से उनके देखरेख करने के लिए भी उनका कमिटीज बनी हुई है। क्या उनको उनसे कभी ये पूछा गया कि आप ये पैसा जो आ रहा है आप लोगों का आप इससे क्या कर रहे हो, आपने कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई है, क्या किया हुआ है, उनसे क्यों नहीं पूछा गया? दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि औकाफ जो हमारा ये बोर्ड बना था या जो ये जमीनें थी इसमें अब जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है, एक बोर्ड बन रहा है उसमें हिंदू है। आप मुझे बताइए किस श्राइन बोर्ड में, हिंदुस्तान के किस श्राइन बोर्ड में कोई मुस्लिम है? और इन्होंने कहा कि अब नए से बनेगा, नए से इम्प्लीमेंटेशन होगी और जो कुछ गिने चुने लोग हैं, मैं अपने कश्मीर का भी कहूंगा, कुछ गिने चुने लोग जिन्होंने अभी जब बीजेपी ने ये इम्प्लीमेंट किया, जब ये पार्लियामेंट में पास हो गई ये बिल, यहाँ पर खुशियां मनाई गई, उन गिने चुने लोगों को भी मैं कहता हूं देखते रहो, वक्त आएगा हमारे बुजुर्गों को कब्रों में से निकाला जाएगा। ये वादा है आप लोगों के साथ, उनको तब पता चलेगा ये क्या हुआ है हिंदुस्तान। और सबसे बड़ी बात आज आप देख लीजिए असेंबली में, जहां पर जो गद्दार कौम है, गद्दार कौम से गद्दार कौम जो कश्मीर जम्मू कश्मीर के रही है, वो या तो एनसी रही है, शेख अब्दुल्ला चाहे था, चाहे फारूक अब्दुल्ला है, चाहे अब उमर अब्दुल्ला है, या पीडीपी है। आप देख लीजिए, एक तरफ से स्पीकर आज असेंबली में कह रहा है कि इसके ऊपर बात नहीं होगी और दूसरी तरफ से उसी के एमएलएज, एनसी के एमएलएज नाराबाजी कर रहे हैं। क्या ये दोहरी राजनीति नहीं है उनकी? दोहरी राजनीति है तो और क्या? अगर उनको चाहिए तो रोड पे आ जाए। मैं उमर अब्दुल्ला से कहता हूं इस्तीफा दे दो, मान जाऊंगा तेरे को। ये दोहरी राजनीति कश्मीर के खून के उनके हाथ खून से रंगे हुए कश्मीर के नौजवानों से बड़ा हंगामा देखने को मिला। आपने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने वहां पर कहा कि जनाब हम इस पर बात करना चाहते हैं, स्पीकर ने नहीं माना। क्या कहेंगे उस? देखिए, स्पीकर तो उन्हीं का है। स्पीकर किनका है? स्पीकर बीजेपी वालों का नहीं है, स्पीकर पीडीपी वालों का नहीं है, स्पीकर भी उन्हीं का, एमएलए भी उन्हीं के। इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ अपनी कुर्सी की लालच में, सेंटर में चाहे कांग्रेस थी चाहे बीजेपी की, बैकडोर में उनके साथ हाथ मिलाकर कश्मीर को खत्म कर चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर को खत्म कर चुके, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खत्म कर चुके। फिर आपको लगता है कि ये ड्रामा था सब? ये सब ड्रामा है उनका, और ड्रामा पिछले 75 साल से एनसी कर रही है, ये आज पहली बार नहीं है ये जो ड्रामा हो रहा है। अच्छा, वक्फ बीजेपी तो अपने एजेंडे के साथ चल रही है, उनका एजेंडा है हिंदुत्व का।
अच्छा, एक तरफ से जहां ऐवान के पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुई, तमाम जो लवाजिमत है वो पूरे कानून भी नाफिज कर दिया गया, दूसरी जानब किरण रिजिजू यहाँ पर आए थे, उसके साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मोहम्मद साहब सुबह सुबह तुलिप गार्डन में सैर कर रहे थे, उस मामले को कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, ये दोहरे लोग हैं, ये मतलब सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये कश्मीरी को समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुफ्ती सईद वो इंसान था, वो चाहता तो शेर की मौत मर सकता था, लेकिन किया क्या? उसी ने तो बीजेपी को यहां का रास्ता दिखाया। अब ये लोग उनके साथ मिले हुए, स्पीकर कहता है कि इस पे बात नहीं होगी, एमएलए नारेबाजी कर रहे हैं, दोहरी राजनीति नहीं है तो और क्या है? शर्म आनी चाहिए इनको। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ऐवान के अंदर अब बंद कर दिया गया ऐवान, क्योंकि वह बातें नहीं हुई, नारेबाजी हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सबको मिलजुल पार्टी को इस पर बातचीत करनी चाहिए? देखिए, मिलीजुली पार्टी आप मुझे बताइए है कौन यहाँ पर? आप एक पार्टी बताइए जो इक़्तिदार में आके कुछ कहती है, इक़्तिदार से बाहर आके कुछ कहती है। हर एक पार्टी ऐसी ही है। मैंने हमेशा कहा हुआ था, हमारी पार्टी ने हमेशा हक का साथ। अगर इस टाइम मैं देख रहा हूं कि आज की असेंबली में अगर किसी ने आवाज उठाई, क्योंकि हमारी पार्टी ने कभी भी जो लोग सच्चे थे, अच्छे थे, हमने हमेशा उनका साथ दिया हुआ है। अगर मुझे इस टाइम लग रहा है कि किसी ने आवाज उठाई, या तो वो मेहराज मलिक थे, एज एन एमएलए कह रहा हूं, एज एन पार्टी नहीं कह रहा हूं। मेहराज मलिक को मैंने देखा, या एडवोकेट इरफान हफीज लोन है, उन्होंने आवाज उठाई। मतलब अदर देन पार्टी को अलग रख के उनमें दम था, उन्होंने आवाज। बाकी ये लोग हमेशा दोहरी राजनीति खेलते आए हैं और खेल रहे हैं जी। अच्छा, आज गृह मंत्री आ रहे हैं, मुख्तसर इंटरव्यू किया, माफ़ कीजिएगा, मुख्तसर मीटिंग करने जा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से या दीगर किस हवाले से उस चीज़ को आप देखते हैं? देखिए, वो तो देखिए, अगर आप बीजेपी का देखेंगे, जब से उन्होंने यहाँ पर वो नाफिज काला कानून नाफिज किया, या यहाँ से 35 और 370 हटाया, या क्या कहते हैं इसको यूटी बना दिया, मैंने हमेशा ये कहा हुआ है कि जम्मू कश्मीर वो इलाका है, वो कह सकता हूँ वो ज़मीन है जहाँ आप देख लीजिए कि एक किंगडम से पहले किंगडम थी, फिर कंट्री थी, फिर स्टेट, अब यूटी। मतलब हम गवाते आए हैं चीज़ें, हमने कुछ मतलब पाया नहीं है, हमने हमेशा खोया है, चाहे किंगडम से लेकर अभी तक। तो वो क्या बोलेंगे सिक्योरिटी? वो तो जब से उन्होंने ये काले कानून यहाँ पर नाफिज किए, वो काला दिन था जब हमसे हमारा 35 और 370 हटा गए, तब से वो कह रहे हैं कि यहाँ के हालात ठीक हो गए। अगर यहाँ के हालात ठीक हो गए तो वो किस लिए सिक्योरिटी के रीजन से यहाँ पर आए? व्हाट फॉर? फिर तो वो जो कह रहे हैं कि यहाँ पर हालात सब ठीक है, तो कर देना, स्टेट वापस कर दे, 35 और 370 वापस कर दे। मैं मान जाऊं कि इंडिया इज वरीड अबाउट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होगा तब तक किसी भी मसले का हल नहीं। देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 35 और 370 हटाकर यहाँ पर हालात ठीक हो गए। वो एक दोहरी राजनीति, वो शेख अब्दुल्ला का बेटा है और उमर अब्दुल्ला का बाप है। ये लोग, इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को चीरा, इनके हाथ जम्मू कश्मीर के लोगों के नौजवानों से रंगे हुए हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं और मुझे कोई डर नहीं है ये बात कहने से। अगर जम्मू कश्मीर के साथ या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किसी ने इस्तेमाल किया है, वो है पीडीपी और वो है एनसी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। वक्फ तरमीम बिल जहां कानून नाफिज हुआ हिंदुस्तान के अंदर, वही अपोजिशन पार्टियां अभी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है और कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में देखते हैं क्या कुछ रहेगा जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान का हाल। आप देखते रहिए कश्मीर प्राइड विद शाशिक नाइक के साथ शबरेज बशीर।